घर से बाहर न निकलें। मैं फिर से आग्रह करता हूं, 60-65 से ऊपर की आयु वाले हमारे सभी परिवार के जन घर से बाहर न निकलें। देश में कोविड-19 के टीके की खरीद एवं प्रबंध से संबंधित नैतिक पहलुओं पर विचार करने के लिए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति करेगी बैठक। भारत कोरोना की जंग बेहद मुस्तैदी से लड़ रहा है। अन्य देशों की तुलना में कई मामलों में देश इस महामारी का मुकाबला करने में बेहतर स्थिति में। देश भर में जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मथुरा और वृंदावन के मंदिरों में जन्माष्टमी मनाए जाने के लिए की गई है विशेष तैयारी। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर आज युवाओं के वैश्विक कार्य में उनकी भागीदारी के तरीकों को सामने लाने के लिए बहुपक्षीय संस्थानों और प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे हैं कई महत्वपूर्ण कदम। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। सबसे पहले पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से सभी को जन्माष्टमी की बधाई। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 टीके की खरीद एवं प्रबंधन के क्रियान्वयन और नैतिक पहलुओं पर विचार करने के लिए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति आज बैठक करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि टीका प्रबंधन पर बनी समिति राज्य सरकारों एवं टीका निर्माताओं समेत सभी हितधारकों के साथ काम करेगी। ये समिति टीका विकसित होने के बाद उसके प्रबंधन, वितरण और कोड चयन, क्रियान्वयन और टीका देने वाले लोगों को प्रशिक्षित करने को प्राथमिकता देने के पहलुओं पर रणनीति तैयार करेगी। आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा था कि कोविड-19 2 संभावित टीकों के मानवीय क्लिनिकल परीक्षण का पहला चरण पूरा हो गया है और परीक्षण दूसरे चरण में पहुंच चुका है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित कोविड-19 के संभावित टीके के दूसरे और तीसरे चरण का मानवीय क्लिनिकल परीक्षण करने की अनुमति दी गई। कोरोना की जंग भारत बेहद मुस्तैदी से लड़ रहा है और यही कारण है कि तमाम अन्य देशों के मुकाबले कई मायनों में काफी बेहतर स्थिति में है। देश में बढ़ती स्वास्थ्य सुविधाओं का ही असर है कि भारत में कोरोना से लड़कर ठीक होने वाले लोगों की संख्या 16,39,000 के पार पहुंच गई है। इसके साथ ही रिकवरी रेट में भी लगातार इजाफा होने के बाद आज इसे 70.38% पर दर्ज किया गया है। भारत में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर भी 2% से नीचे गिरकर 1.98% पर आ गई है, जो कई अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। अब देश में 6,43,948 मामलों के साथ 27.64% सक्रिय मामले हैं। आज देश भर में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। देश भर के सभी कृष्ण मंदिरों में भव्य सजावट की गई है। मथुरा और वृंदावन के मंदिर में जन्माष्टमी मनाए जाने के लिए विशेष तैयारी की गई है। इस बार भले ही कोरोना के कारण मंदिरों में भक्त अपने आराध्य के दर्शन साक्षात नहीं कर पाए, लेकिन ब्रज के लाला के स्वागत में कोई कमी नहीं है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान से लेकर नंदगांव तक आस्था की अद्भुत आभा बिखर रही है। वृंदावन के मंदिर भी रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठे हैं। भगवान द्वारिकाधीश के जन्मोत्सव के त्योहार पर उनकी कर्मस्थली द्वारिका में धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया जा रहा है। मथुरा में समूचे ब्रज मंडल में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर ब्रज में उमंग और उल्लास का माहौल है। कान्हा का जन्मोत्सव मनाने के लिए मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है।
इस बार भले ही कोरोना संक्रमण के कारण मंदिरों में भक्त अपने आराध्य के दर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन ब्रज के लाला के स्वागत में कोई कमी नहीं है। श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर में भी श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक है। जन्मोत्सव के मुख्य कार्यक्रम में भी पूजा कराने वाले आचार्य के साथ आयोजन से जुड़े लोग भी सीमित संख्या में ही सम्मिलित होंगे। श्री कृष्ण जन्मस्थान पर होने वाले जन्मोत्सव के लाइव दर्शन श्रद्धालु टेलीविजन और सोशल मीडिया से माध्यम से कर सकेंगे। जन्मोत्सव के अलौकिक क्षणों का सजीव प्रसारण किया जाएगा। कोरोना संकट के चलते श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा के प्रमुख मंदिरों में बाहर से आने वाले किसी भी श्रद्धालु को मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ठाकुर जी का जन्म मनाया जा रहा है, जन्म की बधाइयां गाई जा रही हैं, लेकिन जो सूक्ष्म तरीके से प्रतीकात्मक रूप में मनाई जा रही है, कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए और शासन प्रशासन की गाइडलाइंस को भी देखते हुए हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। व्यवस्थित रूप से वही व्यवस्था की गई है जो प्रशासन द्वारा स्वीकृति दी गई है। और इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ 10, 15, 20 लोग जो है नंदगांव बरसाना के जुड़ के जो समाज गायन कर रहे हैं। जो संख्या सैकड़ों में, हजारों में होती थी, वो तादाद आज सिर्फ 10, 15, 20 लोगों में है। और उसी तरीके से यहाँ पे जो है ठाकुर जी का अभिषेक रात को होगा। वो पहले वाली रौनक नहीं है, पहले लास्ट ईयर जैसा था, ये कोरोना की वजह से। तो बस हम लोग ने सोचा कि जन्माष्टमी जन्म तो हम कल करेंगे, बस ये सोचा कि थोड़ा बच्चों को लाइटिंग वगैरह दिखा दें, लेकिन पूरी रोड पे सन्नाटा, वो रौनक नहीं है इस बार जो थी। तो यहाँ पर डेकोरेट देखने आए हैं कि अब की बार किस तरीके से हमारी जन्माष्टमी मनाई जा रही है। और यहाँ पर मतलब अब की बार तो कोई वो नहीं दिख रही है सजावट। ऐसा क्यों? ये कोरोना काल की वजह से, इसकी वजह से कब मतलब जो परदेसी जो आते हैं वो इस बार नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए कोई चहल पहल कुछ नहीं है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि निष्काम कर्म के अपने संदेश में योगेश्वर श्री कृष्ण ने परिणाम की चिंता किए बिना कर्म पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया है। ये भावना हमारे सभी कोरोना योद्धाओं के कार्य में झलकती है। ये पर्व सभी के जीवन में स्वास्थ्य और समृद्धि का संचार करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा कि सभी देशवासियों को जन्माष्टमी के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने मंदिर परिसर स्थित गौशाला में गौ सेवा भी की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन किया जाए, कोई भी सार्वजनिक आयोजन न किया जाए, पर्व के सभी अनुष्ठान घर पर ही रहकर करें। अन्य त्योहारों की तरह भी कृष्ण जन्माष्टमी में भी कोरोना का प्रभाव दिख रहा है। न मंदिरों में उस तरह की सजावट है, न बाजार में भीड़ भाड़ है। सभी कुछ कोरोना के कारण सहमा सहमा सा नजर आ रहा है। जो लोग पहले जन्माष्टमी को देख चुके हैं, उन्हें ये जन्माष्टमी फीकी लग रही है। उनका मानना है पिछली बार की तरह कुछ भी नहीं है। इस बार केवल औपचारिक रूप से जन्माष्टमी मनाई जा रही है। पुलिस लाइन में भी झांकी की वो भव्यता नहीं दिख रही है जो कभी हुआ करती थी। दुकानदारों का कहना है कि पहले होता तो यहाँ लोगों की इतनी भीड़ होती कि आपसे बात करने की भी फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन इस बार कोई भीड़ भाड़ नहीं है। इक्का दुक्का ग्राहक ही सामान लेने आ रहे हैं। बाजार काफी ढीला है और सामान भी नहीं बिक रहा है। सामान खरीदने वाले भी यही कह रहे हैं कि दुकानों में वो रंग नहीं है जो पहले हुआ करता था, लेकिन घर में हम भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी को उसी तरह प्रेम के साथ मनाएंगे।
प्रशांत कुमार एडीजी कानून व्यवस्था ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि इस बार जन्माष्टमी, मुहर्रम, गणेशोत्सव भीड़-भाड़ के साथ नहीं मनाए जाएंगे। इसको लेकर पुलिस ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दौरे के दूसरे दिन बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। वहां पर वे सुपर स्पेशलिटी बाल संस्थान 500 बेड का निर्माणाधीन संस्थान का निरीक्षण किया। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल, बिहार और आसपास के बच्चों का उच्च तकनीक द्वारा इलाज होगा। ये संस्थान जल्द बनकर तैयार हो और इसमें ओपीडी शुरू हो, इसके लिए अधिकारियों से युद्ध स्तर पर कार्य करने को कहा, जिससे ये जल्द खोला जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना, टाइफाइड, मस्तिष्क ज्वर सहित अन्य बीमारियों का इलाज सुचारू रूप से हो और मरीजों को कोई परेशानी न हो, इसका ध्यान रखा जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए ये भी कहा कि किसी भी मरीज को कोरोना वायरस से परेशानी न हो, एडमिट करने के लिए निजी अस्पताल सहित अन्य स्थानों पर व्यवस्था की जाए। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। हर साल दुनिया भर में 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। इस खास मौके पर विश्व भर में युवाओं को पहचान दिलाने और उनके कार्यों की सराहना के लिए अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस साल विश्व युवा दिवस की थीम वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं की भागीदारी के तरीकों को सामने लाने के लिए बहुपक्षीय संस्थानों और प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस साल 2000 में मनाया गया था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर ट्वीट करते हुए कहा कि भारत एक युवा देश है। हमारे युवाओं ने विश्व में अपनी प्रतिभा और क्षमता का लोहा मनवाया है। समय की मांग है कि आज देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगे आए। नया भारत आपके लिए इनोवेशन और उद्यमिता के नए द्वार खोल रहा है। नए अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक एवं भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की आज जयंती है। डॉक्टर विक्रम साराभाई के जन्मदिन को राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल डॉक्टर विक्रम साराभाई के जन्म शताब्दी महोत्सव पर ISRS के अध्यक्ष डॉक्टर नीलेश देसाई द्वारा इसरो के पूर्व अध्यक्ष और भारत की राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के वास्तुकार डॉक्टर के कस्तूरी रंजन को विशेष संबोधन और मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित किया गया। ISRS वेबसाइट पर आज ऑनलाइन आयोजित हो रहे वेबिनार में देश भर के वैज्ञानिक, शोधकर्ता, शिक्षाविद और छात्र बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं। डॉक्टर कस्तूरी रंजन ने वेबिनार में कहा कि डॉक्टर साराभाई ने बहुत जल्द महसूस कर लिया था कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए उपग्रह रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी में अपार संभावनाएं हैं। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, पर्यावरण निगरानी और आपदा प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों में इसका व्यापक प्रयोग किया जा रहा है, जिसे और बढ़ावा दिया जाना जरूरी है। आज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के भारतीय पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रम को दुनिया में सबसे सफल सामाजिक अनुप्रयोगों में एक माना जाता है। By 1960, here was a visionary in India who found that this vantage point of space, which for the first time has been now accessed by the humankind, has very significant implication in the context of his own country, that is India. Today, we have visible region satellites, microwave, hyperspectral systems, cartographic applications, resource sat application. So a variety, these are all part and parcel of the India's remote sensing capability. आज भारत के महान वैज्ञानिक और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई की जन्म शताब्दी है। उनका जन्म 12 अगस्त 1919 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर कहा कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाने वाले महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई को उनके जन्म शताब्दी पर नमन। उन्होंने कई संस्थानों का निर्माण किया, कई वैज्ञानिकों को प्रेरित किया। विज्ञान में उनके विशिष्ट योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। मशहूर शायर राहत इंदौरी का दिल का दौरा पड़ने से कल निधन हो गया। वे कोरोना वायरस से भी संक्रमित थे, जिसके उपचार के लिए उन्हें मध्य प्रदेश के इंदौर में 10 अगस्त की देर रात अरविंदो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राहत इंदौरी के बेटे सतलज ने इस बात की जानकारी दी थी। बाद में खुद भी राहत इंदौरी ने इस बारे में ट्वीट किया था। राहत इंदौरी अपनी शायरी मंच पर अपनी अदायगी को लेकर खासे लोकप्रिय रहे।
दाम हम ही पर रखा। प्रदेश सरकार अयोध्या में जिस गति से काम कर रही है उससे इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था 5 साल में 50,000 करोड़ और 10 साल में 1.5 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है। अर्थशास्त्री प्रोफेसर AP तिवारी ने बताया कि एक अनुमान के मुताबिक 10,000 करोड़ रुपए के निवेश पर करीब 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को वैभवशाली और समृद्ध नगरी बनाने का जो संकल्प लिया है और उनके दिशा निर्देश से रामनगरी की अर्थव्यवस्था भी तेज रफ्तार से बढ़ेगी। मुकेश अंबानी, अडानी जैसे कारपोरेट घरानों ने 5 सितारा होटल, प्लाजा, रिहायशी आधुनिक सुविधा युक्त कॉलोनी बनाने में जिस तरह निवेश करने की इच्छा जताई है उससे अयोध्या के दिन बहुरने के साफ संकेत दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुपालन के क्रम में प्रदेश में बढ़ रहे साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए साइबर क्राइम थाना लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर के अलावा 16 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर एक साइबर क्राइम थाने की स्थापना की है। ये जानकारी अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने साइबर अपराधों की रोकथाम से संबंधित समीक्षा बैठक में दी। बैठक में श्री अवस्थी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि साइबर थानों में तैनात प्रभारी अधिकारियों के CUG नंबर का सोशल मीडिया व अन्य माध्यम से जागरूक किया जाए ताकि आम जनमानस को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। अन्य त्योहारों की तरह कृष्ण जन्माष्टमी में भी कोरोना का प्रभाव दिख रहा है। न मंदिरों में उस तरह की सजावट है, न बाजार में भीड़ भाड़ है। सभी कुछ कोरोना के कारण सहमा सहमा सा नजर आ रहा है। जो लोग पहले जन्माष्टमी को देख चुके हैं उन्हें ये जन्माष्टमी फीकी लग रही है। उनका मानना है पिछली बार की तरह कुछ भी नहीं है। इस बार केवल औपचारिक रूप से जन्माष्टमी मनाई जा रही है। पुलिस लाइन में भी झांकी की वो भव्यता नहीं दिख रही है जो कभी हुआ करती थी। त्योहारों की तरह कृष्ण जन्माष्टमी में भी कोरोना का प्रभाव दिख रहा है। न मंदिरों में उस तरह की सजावट है, न बाजारों में भीड़ भाड़ है। सभी कुछ कोरोना के कारण सहमा सहमा नजर आ रहा है। जो लोग पहले जन्माष्टमी त्यौहार देख चुके हैं उन्हें ये जन्माष्टमी फीकी लग रही है। उनका मानना है कि पिछली बार की तरह कुछ भी नहीं है। इस बार केवल औपचारिक रूप से जन्माष्टमी मनाई जा रही है। पुलिस लाइन में भी झांकी की वो भव्यता नहीं दिख रही है जो कभी हुआ करती थी। कि पहले बहुत भीड़ भाड़ हुआ करती थी, सजावट बहुत ज़्यादा होती थी। अब की बार ये कोरोना की वजह से सब काम चलाया गया, पूजा पाठ करके ऐसे थोड़ा बहुत निपटा दिया गया है, क्योंकि भीड़ नहीं इकट्ठा करनी थी कोरोना की वजह से, इसलिए नहीं हुआ कुछ। दुकानदारों का कहना है कि अगर पहले का समय होता तो यहाँ इतनी भीड़ होती कि आपसे बात करना भी मुश्किल हो जाता, लेकिन इस बार कोई भीड़ भाड़ नहीं है। इक्का दुक्का ग्राहक ही सामान लेने आ रहे हैं। बाजार काफ़ी मंदा है, सामान भी नहीं बिक रहा है। वही सामान खरीदने वाले भी यह कह रहे हैं कि दुकानों में वो रंग नहीं है जो पहले हुआ करता था। लेकिन हम घर में भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव को उसी प्रेम और सौहार्द के साथ मनाएंगे। पिछले साल तो बहुत बढ़िया दुकानदारी होती थी, मार्केट में भीड़ पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी, माल देने के बिकता रहता। इस समय दुकानदारी डाउन चल रही है।
इस समय जैसे पहले दुकानें लगती थी वैसे तो नहीं लगी हैं, उतनी ना ही उतना कुछ सामान है मार्केट में जैसा हम पसंद करते हैं। जैसा भी माहौल हो, हम घर में तो वैसे ही सेलिब्रेट करेंगे। प्रशांत कुमार एडीजी कानून व्यवस्था ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि इस बार जन्माष्टमी, मुहर्रम, गणेश उत्सव भीड़ भाड़ के साथ नहीं मनाए जाएंगे। इसको लेकर पुलिस ने कोरोना के कारण एक एडवाइजरी भी जारी की है। आने वाले कुछ दिनों में विभिन्न त्यौहार जैसे जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, मुहर्रम आयोजित होने वाले हैं। वर्तमान में गृह मंत्रालय, भारत सरकार की कोविड गाइडलाइन एवं उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के अनुसार कोविड-19 में जन्माष्टमी के मौके पे किसी को भी झांकी या जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी। गणेश चतुर्थी के मौके पे भी कोई भी पूजा पंडाल में मूर्ति स्थापित नहीं की जाए, न ही किसी शोभा यात्रा की अनुमति दी जाए। सभी श्रद्धालुओं से अपील है कि उक्त त्यौहार को अपने अपने घरों में ही मनाएं। इसी प्रकार मुहर्रम के अवसर पर भी किसी प्रकार के जुलूस और ताजिया की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में धर्म गुरुओं से संवाद कर कोविड-19 के निर्देशों का अनुपालन 100% कराया जाएगा। फिरोजाबाद जनपद के 2 ब्लॉकों के ग्रामीणों को खारा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यहाँ के भूजल में फ्लोराइड सहित तमाम हानिकारक लवण घुले हैं, जिससे पानी अत्यधिक खारा है। इस दूषित पानी को पीने से ग्रामीणों के शरीर में तमाम रोग पनप जाते हैं। ऐसे में ग्रामीणों को काफी दूर से शुद्ध पेयजल लाना होता है। प्रधानमंत्री के जल जीवन मिशन के तहत शासन से आधा दर्जन गांव को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की मंजूरी मिल गई है, लेकिन अब ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए शासन ने जनपद के गांव नगला, सिकंदर, खेड़ा लंगर, गड़ी, हंसराम, कटैना, हर्षा, मोहम्मदी, नगला केवल के लिए करीब 15 करोड़ के बजट को मंजूरी दे दी है। परेशानी खारी पानी है और 2000 की आबादी है। पानी यही मीठा पानी है, पूरे गांव में यही एक टंकी है। परेशान बहुत हैं यहाँ और मतलब और पानी है ही नहीं है यहाँ। 2 किलोमीटर पानी दूर से लेके आते हैं पानी। खारे पे एक तो खारा पानी यहाँ का हो गया है और बच्चों के बाल भी सफ़ेद पड़ जाते हैं, इससे दांत खराब हो जाते हैं, पेट भी फूल जाता है। और 1 किलोमीटर दूर से पानी आदमी लाता है पीने के लिए, 1-1.5 किलोमीटर दूर से। देखिए, जो प्रधानमंत्री जी का जो जल जीवन मिशन है उसके तहत हमारे यहाँ पे 6 पेयजल परियोजनाएं हैं। एक जो रेट्रोफिट मतलब जो सही की जा रही, विस्तार किया जा रहा है, और 5 नई परियोजनाएं ली जा रही हैं, जिनमें 4 परियोजनाएं नारकी क्षेत्र की है, जो हमारा खारे पानी और फ्लोराइड से ग्रसित गाँव है, उधर ली जा रही है योजनाएं। फिरोजाबाद में आत्मनिर्भर और महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार की मंशा को जिला प्रशासन पूरा कर रहा है। जिला कारागार में महिला बंदियों के नया सवेरा व प्रकाश स्वयं सहायता समूह बनाए गए, जिन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जिला प्रशासन ने 5 कुल 10 सिलाई मशीनें उपलब्ध कराई और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के ड्रेस, पैंट व शर्ट महिला बंदी सिलाई कर रही हैं। जेल अधीक्षक मोहम्मद अकरम खान ने बताया कि अधिक से अधिक ड्रेस जेल में महिला बंदियों से सिलाई कराने का प्रयास है। महिलाएं जेल की 4 दीवारी में भी रोजगार पाकर बहुत खुश हैं। ये महिलाएं जेल से रिहा होने के बाद समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगी। मेरा नाम मोहम्मद है। मैं 3 साल से जिला कारागार गाजियाबाद में नियुक्त हूँ और ये प्रकाश महिला स्वयं सहायता समूह यहाँ पर काम चल रहा है। इसमें महिलाएं पैंट शर्ट सिलती हैं,
हमें स्कूल की ड्रेस भी सिल रही हैं। इससे हमें पैसा भी मिलता है और हमें अपने पैरों पर खड़े होने का वो मौका भी मिला है, जिससे कभी कोई भी बात आ पड़ती तो अपने परिवार को हम मदद भी कर सकते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। फिरोजाबाद में ये योजना 2019 से चल रही है और चूँकि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जो गांव की गरीब महिलाएं हैं उनको समूह से जोड़ करके उनके बीच में उनके छोटी छोटी बचत की आदतें पैदा करना है और उनको आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वो अपने घर की आजीविका को बेहतर बना सकें, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सकें। इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जेल में महिला बंदियों के 2 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया और उन दोनों समूहों को जिला प्रशासन के सहयोग से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत 5-5 सिलाई मशीन प्रदान की गई थी। अब उन दोनों समूहों को NRLM योजना के अंतर्गत परिषदीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की ड्रेसें सिलने का काम दिया गया है। काफ़ी मात्रा में ड्रेसें यहाँ पर बनवाई जा चुकी हैं और लगातार बन रही हैं। इससे जेल में निवृत्ति के दौरान ही महिला बंदियों को रोजगार मिल गया, उनकी सोच में भी आगे चल के परिवर्तन आएगा। हरदोई में स्काउट और गाइड के जनक पंडित श्रीराम वाजपेयी का जन्मदिवस स्काउट भवन में उनके चित्र पर दीप जलाकर एवं माल्यार्पण कर तथा डीएम चौराहे पर गरीबों को मास्क वितरित कर मनाया गया। इस अवसर पर भारत स्काउट गाइड के जिलाध्यक्ष ने बताया कि स्वर्गीय श्री वाजपेयी, जिन्होंने भारत में स्काउट और गाइड की नींव 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ कुंभ मेले में सेवा, अनुशासन, राष्ट्र प्रेम, आपदा राहत, समाज की कुरीतियों के प्रति जागरूकता और प्रेम की नींव के लिए की थी। स्वर्गीय वाजपेयी का जन्म हरदोई के शाहाबाद तहसील के ग्राम शिरोमणि नगर में हुआ था। स्वास्थ्य इमरजेंसी के समय स्काउट गाइड के युवक और युवतियों ने बाहर से आए लगभग 40,000 प्रवासियों को रेलवे स्टेशन से उनके गंतव्य तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मास्क और सैनिटाइजर के साथ साथ स्वच्छता के प्रति जागरूकता के कार्य में बहुत बड़ा योगदान दिया है। वाजपेयी जी के जन्मदिवस पर ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता आत्मनिर्भर भारत विषय पर ऑनलाइन आयोजित की गई। इसी के साथ साथ चित्रकला प्रतियोगिता कोविड-19 सुरक्षा एवं बचाव विषय पर आयोजित की गई। जो स्काउट गाइड के हमारे देश के जनक माने जाते हैं, क्योंकि इसी जनपद में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने स्काउट गाइड जैसी संस्था को एक दिशा दिया, एक चेतना दिया और हमारे नौजवान जो हैं उनके अंदर सेवा की भाव का अलग जगाई। इसके लिए जो है हम सब लोग जो है आज ही के दिन पंडित श्रीराम वाजपेयी जी का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते रहे हैं, क्योंकि इस बार कोविड-19 की वजह से बहुत ही सीमित रूप में हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए हम लोग पंडित श्रीराम वाजपेयी जी के जन्मदिन को मना करके जो श्रद्धांजलि दे रहे हैं उनको। आज विश्व हाथी दिवस मनाया जा रहा है। आज के दिन हाथियों की मदद के लिए विभिन्न संरक्षण नीतियों को लेकर दुनिया भर में व्यापक तौर पर कार्यक्रम होते हैं। एशियाई हाथी पौराणिक काल से ही भारतीय धर्म और संस्कृति में विशिष्ट स्थान रखते हैं। ये विशालकाय जीव भारत के भौगोलिक परिदृश्य का अभिन्न हिस्सा हैं। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हमारी राष्ट्रीय विरासत से जुड़े हाथियों पर एक वीडियो साझा किया। Supporting more than 60% of global Asian elephant population. 30 elephant reserves have been identified by our states. India has also taken several initiatives and set standards for conservation of Asian elephants. इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।
इस गाने को तुमने गाया लेकिन बिल्कुल निभा नहीं बेटा। अभी वेटिंग जोन का इंतजार करिए। बारिशों के मौसमों की भीगी हरियाली तो सर्दियों में गालों पे जो आती है बुलाली तो रातों का सुकून भी है सुबह की ये चाहतों की चादरों में मैंने है संभाली अपना नाम बदल दूं या तेरा नाम छुपा लूं या छोड़ के सारी आग में बैराग उठा लूं। आज आपने अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी है। फिर आज हम लोग तुमको वेटिंग जोन में रखते हैं, ठीक है? एक बार फिर से आ रही हैं लखनऊ से प्रियांशी रमन। देखते हैं क्या ये जीत पाती हैं जजेस का मन।